हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी जीडी के एनालिसिस क्वेश्चन के बेसिस पे आधारित है, ठीक है। तो जैसे हम डेली आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और आज का अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था। ऑप्शन है दिया 2004, ऑप्शन बी दिया 2014, ऑप्शन सी दिया 1974 और ऑप्शन डी दिया आपका 1904। तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था। पहले अगर हम बात करें भारत का पहला जो आपका सीमेंट संयंत्र था कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो हुआ था आपके 1904 में। कब सन तो है आपको 1904 में स्थापित हुआ, लेकिन अगर पूछे कहाँ पर हुआ तो हुआ था आपके पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया गया था। और अगर पूछे इस प्लांट की क्षमता के बारे में बात करें, इस प्लांट की क्षमता थी प्रतिदिन 1000 टन सीमेंट मतलब उत्पादन करना, ठीक है। कितना? 1000 टन था, प्रतिदिन 1000 टन था, प्रतिदिन 1000 टन सीमेंट उत्पादन करता था। मतलब इस प्लांट की क्षमता थी जो कि आपको 1904 में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में स्थापित हुई थी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी डैश में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी कब मतलब डैश में मतलब वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया 1992, ऑप्शन बी दिया 1999, ऑप्शन सी दिया आपको 1995 और ऑप्शन डी दिया आपको 1989, ठीक है। तो किस सन में जो आपका वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था किसको? राष्ट्रीय महिला आयोग को। अगर पूछे किस सन में किया गया था तो किया गया था 1992। कब किया गया था? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी 1992 में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया था। किस पुस्तक की बात कर रहा है? सामवेद पुस्तक की। सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ने दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी दिया आपका स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी दिया आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी दिया भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक। तो अगर बात करें 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन अगर पूछे किसने किया था तो किए थे आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डैश में अपने मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की। मतलब किस सन में इस सम्मेलन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए दिया आपको 1922, ऑप्शन बी दिया 1932, ऑप्शन सी दिया 1927 और ऑप्शन डी दिया आपका 1915। ऑप्शन डी किया दिया 1915। तो अगर हम बात करें मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन अगर पूछे किस सन में आयोजित की थी आपको 1927 में। कब? 1927। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी तो इसके अध्यक्ष थे आपके मुख्तार अहमद अंसारी थे। कौन थे? मुख्तार अहमद अंसारी जो थे इसके अध्यक्ष थे, मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑप्शन दिया संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन, ऑप्शन बी दिया संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, ऑप्शन सी दिया आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑप्शन डी दिया आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगर हम बात करें किसकी, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा निकाय है जो कि मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नहीं, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यह ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा, भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए दिया सांस्कृतिक विनियमन, ऑप्शन बी दिया आपका तकनीकी नवाचार, ऑप्शन सी दिया आपका खेल प्रतियोगिता और ऑप्शन डी दिया आपका ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन। ठीक, तो अगर हम बात करें भारतीय सेना द्वारा आयोजित इनो योद्धा, किसकी बात कर रहा है? इनो योद्धा 2023 कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका प्राथमिक फोकस था आपका तकनीकी नवाचार। क्या था? तकनीकी नवाचार, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन और ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए दिया जीवाणु में, ऑप्शन बी दिया आपका मानव पेशी कोशिकाओं में, ऑप्शन सी दिया ईस्ट में और ऑप्शन डी दिया माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका। ठीक, तो पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में विघटन और ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा का निर्माण अगर पूछे किसमें होता है तो होता है मानव पेशी कोशिकाओं में। किसमें होता है? मानव पेशी कोशिकाओं में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी? ऑप्शन ए दिया है हेमा मालिनी, ऑप्शन बी दिया नर्तकी नटराज, ऑप्शन सी दिया सरोज खान और ऑप्शन डी दिया आपका अलारमेल वेल्ली। ठीक, तो अगर पूछे भरतनाट्यम, पहले तो बात करें इसकी भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं आपके? 8 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके तमिलनाडु का है। तो अगर बात कर रहा है किसकी? भरतनाट्यम नर्तकी की बात कर रहा है कि 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी कम उम्र की नर्तकी कौन बनी थी? तो बनी थी आपके अलारमेल वेल्ली। कौन थी? अलारमेल वेल्ली, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत का तोता के नाम से प्रसिद्ध है? भारत का तोता के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया आपका अमीर खुसरो, ऑप्शन बी दिया आपका लता मंगेशकर, ऑप्शन सी दिया आपका पंडित रविशंकर और ऑप्शन डी दिया आपका कालिदास। ऑप्शन डी क्या दिया है? कालिदास। ठीक, तो अगर पूछे भारत का तोता किसे कहा जाता था तो कहा जाता है आपका अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो जो था आपका 13वीं शताब्दी में एक प्रमुख कवि, संगीतकार और विद्वान था और इसे ही आपका भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ही आपका तूतीय हिंद भी या भारत का तोता, तूतीय हिंद या भारत का तोता अगर पूछे किसे कहा जाता है तो कहा जाता है आपका अमीर खुसरो को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। किसकी बात कर रहा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। अगर पूछे सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो हो जाएगा आपका केरल। अगर पूछे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो वो भी आपका केरल ही होगा। वो भी आपका कौन सा राज्य होगा? केरल ही होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछ ले सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा राज्य है तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप डैश हुआ। क्या हुआ? ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई, भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई, भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई या भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का पतन हुआ। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ था? तो उसमें हुआ था कि भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई थी। क्या हुआ था? भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई थी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उपसमूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उपसमूह नहीं है? ऑप्शन ए दिया थैलोफाइटा, ऑप्शन बी दिया आपका एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी दिया आपको टेरिडोफाइटा और ऑप्शन डी दिया आपका हेमिकोडेटा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है आपका पादप जगत का एक उपसमूह नहीं है? ये जो आपका हेमिकोडेटा है ये आपका पादप समूह का एक उपसमूह
नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य डैश के सदस्यों द्वारा किया जाता है, कि मतलब किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया कि मुंडा जनजाति, ऑप्शन बी दिया डामोर जनजाति, ऑप्शन सी दिया गरासिया जनजाति, और ऑप्शन डी दिया आपका आदि जनजाति। ऑप्शन डी क्या दिया है, आदि जनजाति, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है आपका, टापू नृत्य है। कौन सा नृत्य है, टापू नृत्य, जो कि किस जनजाति द्वारा किया जाता है, किया जाता है आदि जनजाति द्वारा। किसे, आदि जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य है, टापू नृत्य, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। मतलब किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए दिया निक्षेपण द्वारा, ऑप्शन बी दिया ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन सी दिया वाष्पीकरण द्वारा, और ऑप्शन डी आपका ऑप्शन डी क्या दिया, संगलन द्वारा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से अगर बात करें कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सीधे ठोस पदार्थ से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो है आपका ऊर्ध्वपातन। अगर सब उदाहरण में बात करें, जैसे आपको मान लिया आपका कपूर, क्या होगा, कपूर जो आपके ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इकाई अवधि के दौरान पैसे की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे डैश कहा जाता है। धन के संचलन की गति, ऑप्शन बी दिया आधार धन, ऑप्शन सी दिया प्रेषण, और ऑप्शन डी दिया शून्य आर्थिक लाभ। ऑप्शन डी क्या दिया है, शून्य आर्थिक लाभ। तो इकाई अवधि के दौरान पैसे की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है, पैसे की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे धन के संचलन की गति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, धन के संचलन की गति कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ऑप्शन ए दिया आपका भगवान राम, ऑप्शन बी दिया आपका भगवान विष्णु, ऑप्शन सी दिया आपका भगवान इंद्र, और ऑप्शन डी दिया भगवान शिव। तो अगर हम बात करें रामप्पा मंदिर की, रामप्पा मंदिर अगर पूछे किस भगवान को समर्पित है, तो यह समर्पित है आपके भगवान शिव को। अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो आपके तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, जो कि किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य डैश था। ऑप्शन ए दिया डाइवर्सिटी साइंस हियर, ऑप्शन बी दिया का प्ले फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, ऑप्शन सी दिया का इवन ऑनवर्ड, और ऑप्शन डी दिया एनर्जी ऑफ एशिया। तो एशियाई खेल 2018 का अगर पूछे आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य था एनर्जी ऑफ एशिया। क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे हुआ कहाँ पर था, तो आपके जकार्ता में हुआ था। जकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ट्रॉफी 2023 जीती। ऑप्शन ए दिया आपको गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ऑप्शन बी दिया आपका लवली प्रोफेशनल विद्यालय पंजाब, ऑप्शन सी दिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, और ऑप्शन डी दिया आपको चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चंडीगढ़, ठीक। तो निम्नलिखित में से अगर पूछे कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 अगर किसने जीता था, तो जीता था आपके गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। अमृतसर, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, यानी पंजाब, ठीक है। राज्य पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा, विश्वविद्यालय का नाम पूछा है तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण करता है। ऑप्शन ए दिया आपका वित्त मंत्रित्व, ऑप्शन बी दिया आपका आरबीआई, ऑप्शन सी दिया सीएसओ, और ऑप्शन डी दिया एनएसएसओ, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए नमूना सर्वेक्षण करता है। तो ये एक मतलब गठन है, मतलब एक संगठन है आपका एनएसएसओ, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आलू में स्टार्च डैश के साथ अपक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। फ्लोरीन के साथ अपक्रिया करने के बाद, या ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करने के बाद,
या आयोडीन के या क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो आलू में जो स्टार्च होता है वो किसके साथ अपक्रिया करने के बाद कैसा हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो किससे मतलब अपक्रिया करता है, तो करता है आपके आयोडीन से। किससे, आयोडीन से। आलू में जो स्टार्च होता है आयोडीन के साथ अपक्रिया करने के बाद कैसा हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।